बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंजिस लॉ पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, लेंजिस लॉ पढ़ा था, जिससे पता चलता कि डायरेक्शन क्या होती है, जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी क्या डायरेक्शन होती है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कॉइल्स हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में से एक करंट गुजर रहा है, उसे हम आईपी कह देते हैं। आईपी का मतलब करंट थ्रू प्राइमरी। और इसी तरह से सेकेंडरी में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। मैं एक लम्हे के अगर फ़र्ज़ करो कि इसको अगर मैं इसको स्टॉप कर लें एक लम्हे के लिए, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, एक ख़ास करंट दें, उसे चेंज ना करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से गुजरेंगी। राइट, उस वक्त सेकेंडरी में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रियोस्टेट यूज़ करूँ और रियोस्टेट की मदद से उस करंट को कम ज़्यादा करूँ, अब मैं करंट कभी बढ़ा रहा हूँ कभी कम कर रहा हूँ, तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, ठीक है ना। और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कम होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वह ये कि प्राइमरी कॉइल में से करंट को चेंज कर रहा हूँ, उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजर रही हैं, और उसके नतीजे में ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट आ गया। अब आप देखो कि सेकेंडरी और प्राइमरी किसी भी तरह से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह से कोई जुड़ी नहीं हुई, बल्कि जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने के नतीजे में प्राइमरी से जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन दैन अदर कॉइल। इज इट क्लियर? अब हम इसको ज़रा म्यूचुअल इंडक्शन को ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे, और इसको अल्टीमेटली इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। देखो, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in the other coil is called mutual induction. वेरी सिंपल, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। कंसिडर इस असेंबली, ये असेंबली है, इसमें एक प्राइमरी कॉइल है और उसके साथ सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर जब जो करंट आएगा तो प्राइमरी के अंदर एक मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट का एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से पास करेंगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से पास करेंगी तब तक कोई करंट भी इंड्यूस सेकेंडरी में से नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस प्राइमरी के कॉइल के करंट को चेंज करें, राइट, तो उसके चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और सेकेंडरी से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और अल्टीमेटली सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। और इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉइल इज अटैच्ड विद द डीसी सोर्स, और रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। रियोस्टेट एक्ट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, it becomes magnet, and this magnet also induces a magnetic field lines in the neighboring coil. When through a rheostat we vary the resistance, current ip also varies, and consequently number of magnetic field lines also changes through the secondary. well okay, अब यहाँ पे हम फैराडेज ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करेंगे। अब आप देख रहे हो कि बेसिकली सेकेंडरी जो एक कॉइल है, सेकेंडरी, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली चेंज हो रही हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि फाई मीन्स फ्लक्स, ठीक है ना। डेल्टा फाई एस का मतलब कि फ्लक्स थ्रू, चेंज इन फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ई एम एफ इंड्यूसेस इन सेकेंडरी कॉइल कैन बी गिवन एज ई एस, ई एम एफ एस इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। लेट, अच्छा, अब फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब सिंपल एक कोई भी क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड लूप है। जैसे कि मेरे पास अभी जस्ट ये है, मैं एक छोटा सा ये पेन है और पेन का ये कवर है, ठीक है। अब मैं इसको ये इस तरह से कर दिया,
तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक लूप बन गई। ठीक है, लूप लूप कहते हैं कोई भी एक क्लोज्ड लाइन जो होती है ना, अब जैसे बिल्कुल स्ट्रेट थी, इसको मैंने इस तरह क्लोज्ड कर दिया तो ये क्या बन गई, एक लूप। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सोलेनॉइड है ना, उसके अंदर एक लूप नहीं बल्कि नंबर ऑफ लूप्स हैं। ठीक है ना, फर्स्ट करो जैसे ये एक लूप है, इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7 10 लगी हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी गुजर रही हैं, अगली वाले में से गुजर रही हैं, अगली में से, हर एक में से गुजर रही हैं, तो हर एक के अंदर से फ्लक्स आएगा ना। ठीक है ना, तो अगर एक में से फ्लक्स हो, बोलो मान लो कि 10 है, तो 10 में से कितना होगा, सीधी सी बात है 100 होगा। या हम ये कह लें कि एक में से अगर फ्लक्स है 3 और 10 में से भी, और बाकी हर एक में से 3 गुजर रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 × 10 30। इज़ इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे 10 फ्लक्स का हमें नहीं पता कि मैग्नेट जो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, हम जस्ट एन एस कह रहे हैं। तो ये बात लिखो, लेट फ्लक्स थ्रू वन लूप इज़ फाई एस एंड फ्लक्स थ्रू एन लूप्स इज़ एन एस फाई एस, राइट। लेकिन जो फ्लक्स सेकेंडरी का फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि भाई प्राइमरी में करंट कितना है, समझ रहे हो कि नहीं। वी फाइंड दैट फ्लक्स एन एस फाई एस एंटर्स द सेकेंडरी कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई आई पी। ठीक है ना, जारी बात है कि अगर हम प्राइमरी में करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में से बढ़ जाएगा, और प्राइमरी में करंट कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में भी कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी का और प्राइमरी करंट का। तो एन एस फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, राइट। ओके, वेल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है, इसको हम ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने ये दो चीज़ें, फर्स्ट इक्वेशन ये फाइंड आउट कर ली, तो सेकंड इक्वेशन ये, क्योंकि अभी यूज़ होंगी इसलिए मैंने यहाँ लिख ली है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ओके, एंड क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स एंड नेचर ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच वाउंड फ्रॉम अपॉन विच वायर इज़ वाउंडेड। ठीक है, ये कुछ चीज़ें फैक्टर्स हैं जिस पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 1 को लें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अच्छा, ये जो डेल्टा वाले एक है ना, डेल्टा का मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि स्मॉल चेंज को बोलते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा वेरिएबल के साथ लगता है। ये जो एन एस वो तो कांस्टेंट है, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, अलबत्ता जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है तो फाई को बाहर नहीं लेके आ सकते। ठीक है ना, तो एन एस को एक लम्हे के लिए में हम अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ई एस इक्वल टू माइनस फाई एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। वेल, अब इक्वेशन 2 के मुताबिक एन एस फाई एस किसके इक्वल है, एम आई पी के इक्वल है। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ई एस इक्वल टू डेल्टा एम आई पी ओवर डेल्टा टी। तो एम चूँकि कांस्टेंट है, जैसे ऊपर बात भी की है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। इक्वेशन 3 से तो हमें कुछ इन्फर कर रहे हैं, इन्फरेंस निकाल रहे हैं। ई एम एफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसी तरह से यानी प्राइमरी कॉइल में जितना करंट के चेंज का रेट होगा उतना ही ई एम एफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में। दूसरी बात, नेगेटिव साइन क्या शो करते हैं, नेगेटिव साइन हमें बता रहे हैं कि जो ई एम एफ होगी वो अपोज करेगी कॉस को। अब कॉस क्या है, करंट का बढ़ना या कम होना, तो ये प्राइमरी में करंट बढ़ेगा यही तो कॉज है, या प्राइमरी में करंट कम होगा यही कॉज है, उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी ना। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि उस कॉज को क्या करेगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा। ये अब आप सोच लें कैसे होगा। सो व्हाट, हम आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ई एस डिवाइडेड बाई डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। वेल, ओके, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया। अच्छा,
म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ना वो होता है हेनरी। अच्छा हेनरी यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये एक ऐसी लिखा हुआ है ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अब ई क्या है हमारे पास वोल्टेज है, ई एस की जगह मैं वी लिख देता हूँ। और करंट, करंट है हमारे पास, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो वोल्टेज डिवाइड बाई एम्पेयर पर सेकंड, राइट। अब ये पर सेकंड, सेकंड नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा वोल्टेज सेकंड पर एम्पेयर। अब एम्पेयर ऊपर चला जाएगा तो डब्ल्यू वी एस ए माइनस वन आ जाएगा, वोल्टेज वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ओके ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट और इसको बोलते हैं हेनरी। वन हेनरी इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। बट इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं ये कहूँगा कि ये पहले इधर आते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। 1 हेनरी कब होगा, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा, अगर प्राइमरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट चेंज करें और उसके नतीजे में सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा, राइट। ओके इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। SI unit is volt second per ampere, and 1 Henry is the mutual inductance of pair of coil in which rate of current change of current of 1 ampere per second the primary coil induces an EMF of 1 volt in the secondary coil. Is it clear? So this was about mutual inductance induction. Hope so you have well understand it. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ये नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।